प्रोग्राम का दूसरा सेगमेंट है और इसमें हम अक्सर बात करते हैं आपके सेहत के मसाइल के हवाले से। मंडे टू फ्राइडे ये हमारा सिलसिला जारी रहता है और प्रोग्राम का जो दूसरा सेगमेंट होता है इसमें हमेशा हमारी कोशिश होती है अमूमन आपके सेहत के हवाले से मामला के ऊपर गुफ्तगू करें। मुख्तलिफ डॉक्टर्स, हुक्मा, तबीब वगैरह आप देखते हैं जो प्रोग्राम बाकायदगी से फॉलो करते हैं उनकी बात इल्म में है। ये आज जो जुमे का दूसरा हमारा सेगमेंट होता है ये बड़ा ही ख़ास होता है क्योंकि इसमें बात की जाती है आपके जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं उस पर। और खुदा का शुक्र है कि अब लोगों में ये बात हमने अपने प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचाई और पहुंचाने में कामयाब रहे कि जिस तरह आपके जिस्म के किसी भी हिस्से के साथ कोई मसला हो सकता है उस तरह आपकी नफ्सियात के साथ भी, ये जो दिमाग है इसके साथ भी कोई ना कोई मसला ज़रूर हो सकता है। और हम जिस माशरे में रहते हैं बड़ी बदकिस्मती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, ताहम इस चीज़ का इदराक अभी तक हमें नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि हमने जो अपने नॉर्म्स सेट किए हैं उसके मुताबिक अगर हम नफ्सियात के किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ये एक बताया जाता है या हमारे लिए एक तासुर ये कायम हो जाता है कि हम शायद किसी पागलपन का शिकार हैं, तभी किसी नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाते हैं। या अगर हमको कभी कोई ऐसी बात हमारे बच्चे भी कर देते हैं या इर्द गिर्द अगर कोई शख्स कर भी देता है जो वाक़तन जिसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, तो ये जुमला दिया किया जाता है कि आपको किसी नफ्सियात के डॉक्टर की ज़रूरत है या पागलपन का शिकार है। बहरहाल मौजूद मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात हैं और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी आप मुकीम रहे, बहुत सारे ममालिक में आपने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं उसके ऊपर न सिर्फ आपने तहकीक की है बल्कि कई किताबें भी इस हवाले से आपने लिख रखी हैं। और कराची में अब इस वक्त जो हम तारिक हैं यासीन साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल यानी यासीन नफ्सियाती हस्पताल जो है उसके साथ आप मुंसलिक हैं। डॉक्टर शफीक यासीन आज एक दफ़ा फिर हमारे मौजूद मेहमान हैं, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और यकीनन आसान नहीं, आप भी वो कहते हैं यू आर अंडर द वेदर, आप भी मौसम की वजह से जो है कुछ परेशान हैं। मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका शिकार हूँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ बचना इंतहाई मुश्किल है, तो इसका कोई तरीक़ा मेरे पास नहीं है। बहरहाल नफ्सियात के हवाले से बात थोड़ी सी कर रहे हैं। पिछले कई प्रोग्राम में बड़ी अच्छी फीडबैक आई, लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम भेजे कि हमें वाक़तन अब सोचने पर हम मजबूर हैं कि जो नफ्सियात है ये किस तरह काम करती है और अगर इसमें कोई ख़राबी आ रही है तो अब उसकी अलामात हमें अब पता चलती जा रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटीज़ हमारे पास आ रही हैं, आपके पास ज़्यादा लोग आते हैं। हमारे यहाँ लोग कुछ ज़्यादा हाइपर एग्रेसिव हैं, एग्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, कहीं बहुत ज़्यादा काम है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा काम होना भी कभी कभार जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। कुछ लथार्जिक है तो बहुत ज़्यादा लथार्जिक हैं, काम नहीं करने का दिल चाह रहा, सिस्टम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, हमारे जैसे भी लोग शामिल हैं। मैं चाहूँगा ज़रा ये जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं इनको थोड़ा सा एलैबोरेट किया जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कहाँ पर किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू किया जाए। जी थैंक्स फॉर आस्किंग अगेन गुड क्वेश्चन। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। पहली बात ये है कि जब हमारी पर्सनालिटी में ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहे हैं या हमारे आसपास रहने वालों को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनसे मिलते हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो फिर एक पर्सनालिटी इश्यूज उससे रिलेशनशिप होता है कि पर्सनालिटी की ऐसी है जो डिफ़िकल्ट है। और बेसिकली मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर में नहीं जाना चाह रहा, इसलिए कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे जाने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल पर्सनालिटीज़ क्या होती हैं और नॉर्मल पर्सनालिटीज़ कैसे बनती हैं। और दूसरा ये कि जब पर्सनालिटी एक बच्चा पैदा होता है वो किन चीज़ों के साथ पैदा होता है, वो कैसे ग्रो अप करता है एनवायरनमेंट में, किस तरह एक्सपीरियंसेस के साथ उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट होती है और कहाँ पे आके ऐसी चीज़ें होती हैं किसी इंसान के साथ कि वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हों तभी हम लोगों के साथ डिफ़िकल्ट हो जाएं। पर्सनालिटी जो है ना हर इंसान की डिफरेंट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने
इस तरह से एक इंसान को बनाया है कि उसकी डिफरेंट डायमेंशंस की कंपोजिशंस जो हैं वो इतनी अलग अलग हैं कि वो जब एक पर्सनालिटी बन जाती है तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी एक दूसरे इंसान से डिफरेंट होती है उसकी। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जो है ना वो 5 पिलर्स पे हैं, जिसे हम ट्रेट्स कहते हैं। 5 उसकी 5 फाउंडेशन है, और उस पे जैसे आप कहते हैं सफ़ेद लाइट है और 7 उस पर अगर आप प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसमें 7 रंग निकलते हैं। इसी तरह ये जो ट्रेट्स हैं इसके भी डिफरेंट अपोजिट डायमेंशंस हैं। तो पहला जो ट्रेट है वो बेसिकली है ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस, और उस लेवल पे आप देखते हैं एक पर्सन को कि वो क्या नई एक्सपीरियंसेस को, नई जगहों पे जाने को, नई जॉब्स, नई रिलेशनशिप्स इजीली मूव ऑन कर सकता है, या फिर ऐसा है जो बहुत ही कॉशियस है, डरता है कि मुझे एक ही जगह काम करना है, मैं वही काम करता रहूँगा, इस रिलेशनशिप में इसी रिलेशनशिप में रहूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक डायमेंशन है। दूसरा कॉन्शियसनेस लेवल पे है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके 2 एक्सट्रीम, उनके भी एक्सट्रीम डायमेंशंस हैं। उसमें एक तरफ तो वो बहुत ही डिलिजेंट एफिशिएंट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं, और अगर उनके आप घर देखें, कमरे देखें तो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी हर चीज़। और उसकी अपोजिट उसी में ऐसे लोग होंगे जो मैसी होंगे, केयरलेस होंगे, चीज़ें फेंक दी, उनको परवाह नहीं, इजी गोइंग होंगे, खुश रहेंगे, उनको परवाह नहीं है। लेकिन जो इस एक्सट्रीम का बंदा है वो कहेगा यार मुझे अगर ये चीज़ इधर से उधर हो गई, चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइज नहीं है, इट विल अफेक्ट माई सैनिटी। बिल्कुल सही, ठीक है ना, ये तो दूसरा लेवल आ गया। तीसरे लेवल पर जो ना कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं और इंट्रोवर्ट्स होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो आउट गोइंग होते हैं, ग्रुप्स में मिलते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, एक जगह जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन होंगे, लोगों से मिलेंगे। दूसरे शाई होंगे, रिजर्व होंगे, दूसरे एक्सट्रीम पे जाएं तो ये जो है ना ये तीसरे लेवल पे एक्सट्रीम्स हैं। चौथे पे है एग्रीवेलनेस, जो आप एग्री इजीली करते हैं, और ये वो लोग हैं जो दोस्तों की खातिर, चलो 5 दोस्त हैं, 3 को एक जगह जाना है, कहते हैं हाँ आई एम एग्री। जिसको नहीं भी उस जगह जाना पसंद आ रहा तो कह रहा दोस्तों की खातिर चलो यार चलते हैं उस ठीक है। तो वो इजीली एग्री कर जाते हैं फॉर द सेक ऑफ के फ्रेंडशिप ग्रुप प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। और दूसरे होते हैं क्रिटिकल, आप उनसे किसी भी सब्जेक्ट पर बात करेंगे ना, उनको कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट लेके उस पर ही डिबेट करते रहेंगे उसको। बिल्कुल ऐसा ही है कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। एग्जैक्टली सही। तो सारा दिन ऐसे ही लोग मिलते हैं। तो ये चौथा लेवल आ गया जी। फिर न्यूरोटिज्म का आ जाता है, जिसमें ये होता है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, दिल उनका टूट जाता है जल्दी, एंजाइटी में आ जाते हैं। यस। और उसका अपोजिट है कि वो कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं और रेजिलिएंट भी उसी वजह से होते हैं। फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे गुजर जाते हैं अपनी कॉन्फिडेंस की वजह से, रेजिलियंस की वजह से। तो ये जो 5 लेयर्स हैं ना ट्रेट्स की, ये डिपेंड करता है कि कौन किस पे ज़्यादा है। अगर आप पर्सनालिटी लेते हैं और किसी को आपकी पर्सनालिटी असेस करनी है तो इन 5 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं कि भाई यासिर किस किस एरियाज में किस किस जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ये। फिर ये कि जो आपको ये ट्रेट्स मिले हैं इसमें अराउंड 42% से 57% तक आपको जेनेटिक मिले हैं, जीन्स में, डीएनए से आए हैं ये। स्पेशली जो है ओपननेस फॉर एक्सपीरियंस फॉर एग्जांपल हो गया, ये ज़्यादा जेनेटिक है, 57% जेनेटिक है। तो उसमें बाकी जो एरियाज़ हैं वक्त के साथ साथ एटलीस्ट आपको चांस होता है 40 to 60% का कि वो आप चेंज कर सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप शाई हों, रिजर्व्ड हों, लेकिन वक्त के साथ साथ आपने कहा नहीं यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे लोगों से मिलना चाहिए, मुझे तो आपने अपनी पर्सनालिटी को आस्ते आस्ते करके चेंज किया, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो शायद मैं पीछे रह जाऊँगा, मैं खुश नहीं रहूँगा वगैरह वगैरह। पर्सनालिटी कैन बी चेंज, लेकिन उसके लिए आपको पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि आप क्या पर्सनालिटी आपकी है क्या और क्या एरियाज़ में चेंजेस की ज़रूरत है। Doctor, sorry to interrupt you. Do you mind if I take a phone call? Sure. फोन कॉल है, उनको कॉलर हैं, उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम यासिर भाई, कैसे हैं? या यस या आई एम गुड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या आप बताएं कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। और डॉक्टर साहब यकीन करें कि मेरा जब भी डॉक्टर साहब आते हैं तो मेरा दिल चाहता है फोन करूं। इतनी इनकी ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट और इतनी परफेक्ट है ना। जी और जो भी ने शख्सियात के बारे में बताया, आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम डॉक्टर साहब। जी जी। ये देखिए बात यासिर भाई, मेरा इन्होंने एक दो बातें की ना, मेरे एक दो जहन में सवाल है। एक तो सवाल ये देखिए, एक इंसान के एक होता है इंसान के अंदर सेंस एंड सेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको पता होता है किस वक्त क्या बात करनी है, किस वक्त क्या नहीं बात करनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन बेतुकी बात बेवक्त बात बेजगह कर देते हैं अरे और वाह, लोगों को फिर वो इरिटेट करते हैं। बिल्कुल सही अब कहा। कुछ ठीक है, अच्छा, एक जैसे इन्होंने बताया मेरी पर्सनैलिटी, जो मैं अपने अगर मैंने असेसमेंट की तो मैं मेरी अगर पर्सनैलिटी अगर लोगों में दरमियान में उठता हूँ, लोग मुझे लाइक करते हैं, मैं नेगेटिव वाइब्स नहीं देता लोगों को और हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव सोचता हूँ। बिल्कुल सही। जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अगर हम किसी एक साहब हैं जो मेरे दोस्त हैं, वो हर जगह जाते हैं, किसी जगह भी काम कराते हैं तो उसका हर एक को शक्ति लगाते देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। सही। उनके रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता। मैं अगर किसी मैकेनिक के पास जाता हूँ, किसी डेंटल के पास जाता हूँ, तो मैं जब उनकी मैं अपनी प्रॉब्लम समझता हूँ तो उनकी भी प्रॉब्लम समझता हूँ, तो बहुत मेरे अच्छी बात, रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलते हैं लोगों के साथ। ऐसे ही है। अब कहा, अब ये बंदा जो अगर ऐसे कुछ लोग होते हैं मास्टर के अंदर जो हर वक्त शक की निगाह से लेते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, घर वालों को करते हैं, बाहर वालों को करते हैं, तो मेरा ये सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसे, जैसे मैं, आप तो एक डॉक्टर है ना, लेकिन अगर मैं एक सोशल वर्कर के तौर पे एक बिहेवियर एक लोगों को थोड़ा समझाने के गर्ज से ऐसे लोगों को किस तरह टैकल करूं जो बात बात पे शक करें, बाहर बात को नेगेटिव ले जाते हैं। जी स्पेशली डॉक्टर साहब एक बात जरूर आपको ये आज करनी है, जो वैसे मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली जो लोग बैठे नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, हर बात को नेगेटिव ले जा रहे हैं, हर बात को नेगेटिव लेके एक साजिश के तहत, और पूरी कौम के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी फैल रही है। जी जी। तो जो हमारे दानिश्वर हैं वो भी आके नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो उनके पता नहीं उनको पैसे मिलते इस बात के। क्यों नहीं होता कि लोग ऐसे आए, आप जैसे लोग आके जो बैठते हैं, जो आप पॉजिटिव नोट दे, तभी तो हम आगे निकलेंगे, वरना तो हम डिफ्यूजन में चले जाएंगे सारे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू सो आपने मच। बिल्कुल ठीक किया। या थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया या कॉल करते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है या ने जो कहा है। मैं मज़ीद इसमें क्या इजाफा करूं, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट किया और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब भी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। जी डॉक्टर साहब, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड? हाँ, ये मैं थोड़ा बाद में करूंगा। असल में जी जी याया प्लीज हैज़ प्लीज। आस्क्ड वेरी गुड क्वेश्चंस बिल्कुल व्हिच ठीक आई है, वांटेड टू कवर बिट बिल्कुल लेटर ठीक ऑन। है। क्या जब हम इरेक्शंस की बात करेंगे ना और स्टेजेस की, तो उसमें फिर याया के काफ़ी सवालात के जवाब उसमें हैं। ऑलराइट, तो हम अभी आते हैं हम वापस डिफरेंट टॉपिक की लेवल पे तरफ। बात कर यस। रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना ट्रेट, अगर हमने आपकी पर्सनालिटी है, और अभी मैं पेशेंट मेरी पास 3 दिन से दाखिल है और उसकी माँ बेचारी रो रो के परेशान है। 16 साल की लड़की है, नाते पढ़ती थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, शरीफ बच्ची, 16 साल की, पढ़ाई में बहुत अच्छी। अचानक से विद इन 2-3 डेज उसकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आया। शी स्टार्टेड डांसिंग, कपड़े उतार रही है, गाने गा रही है, इंडियन सॉन्ग्स गा रही है, बेड पे खड़े होकर नाच रही है। और शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड एंड शी स्टिल इज़ इन द हॉस्पिटल। तो मैंने वालिदा को उनकी यही बताया, मैंने कहा लुक, दिस इज़ एक्चुअली अ स्टेट नॉट अ ट्रेट। देखिए, बात मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक चीज़ होती है हमारी स्टेट। हमारी स्टेट जब न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस दिमाग में आते हैं ना, तो वो ऐसे चेंज करते हैं हमारी पर्सनालिटी को कि जो हम नहीं भी करते थे वो हम करने लगते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे कि जो मेरे पैसा खर्च करने में घबराते थे, पैसा बचा बचा के वो उड़ा रहे हैं पैसे, सफ़र पे जा रहे हैं, मिस एडवेंचर कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर अचानक से, जो कि बिल्कुल काम क्वाइट होते थे, इखलाक में बहुत अच्छे होते थे। तो ये ही एबनॉर्मल साइकोलॉजी का वो है कि हमें पहले तो नॉर्मल साइकोलॉजी समझें, तो फिर हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को समझ पाएंगे। और ये बड़ा ज़रूरी है, मैं थिंक, एक आम आदमी के लिए समझना कि उसको कब मदद लेने की ज़रूरत है, साइकेट्रिस्ट के पास क्यों जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है, इसके क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा पीछे बैक ट्रैक आता हूँ मैं। अभी हम इसी की बात कर रहे थे। एक आपको पता है कि जीपी के एग्ज़ाम्स जो स्कोरिंग होती है, ये कहते हैं कि पर्सनालिटी फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन से 15 to 17% प्रेडिक्टिव पावर होती है आपकी एकेडमिक रिजल्ट्स की। तो ये नहीं कि आप सिर्फ एक बीमारी के लिए आ रहे हैं, एक साइकाइट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट आपकी पर्सनैलिटी असेस करके कुछ चीज़ें आपकी हाईलाइट करके उसको बता सकता है कि कौन सी एरियाज में आपको ज़्यादा काम करना है अपनी पर्सनैलिटी के, तो आपकी एकेडमिक रिजल्ट्स पे भी बेहतर चेंजेस आएंगे। बिल्कुल ठीक है। इन सेम अप्लाइज टू, एक ज़माने में हम बात करते फर्म की कि कोई अच्छी कंपनी है तो वहाँ पे अगर हमें प्रोडक्टिविटी देखनी है, तो यही चीज़ें हैं कि स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देख के हम किसी भी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बेहतर कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं।
जी जी। बाकी एरिक्सन एक और साइकोलॉजिस्ट था जिसने पर्सनालिटी में बहुत काम किया, Right. और वो स्टेजेस जो थी उसकी लाइफ स्पैन के ऊपर थी। Right. उसने क्या कहा कि एक बच्चा जो है वो अगर 18 महीने तक का है, 12 महीने से 18 महीने का, तो वो एक ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट के लेवल पे है। Yes. वो बच्चा जो है ना रोएगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरी माँ फौरन मेरी मदद के लिए आएगी, क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो अपना पैम्पर चेंज नहीं कर सकता, वो दूध अपना बना नहीं सकता, कहीं ना कहीं उसको या तो पेन है एब्डोमिनल या कोई ना कोई वजह है, तो उसको वो उसका एक वो कम्युनिकेट कर नहीं सकता, तो वो रोता है। माँ फ़ौरन आती है, और जब रिपीटेडली ये चीज़ होती है ना, 1 साल 1.5 साल 2 साल, तो बच्चे के अंदर ये ट्रस्ट आ जाता है, हाँ जब भी मैं रोया मेरी माँ मेरे लिए मौजूद थी। Yes. उसके अंदर वो ट्रस्ट डेवलप होता है, और ये आगे चल के उसकी पर्सनालिटी में ट्रस्ट फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। और आगे भी जब ट्रस्ट के इश्यूज बाद में भी होते हैं, लेकिन ये मेन पिलर जो शुरू का बनता है ना ट्रस्ट का, उससे आगे की ट्रस्ट का बड़ा ताल्लुक है। जैसे यह सब कह रहे थे, मैं जाता हूँ लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे पे, तो हमारे जो जनरल पॉपुलेशन में ट्रस्ट की बड़ी कमी हुआ है। उसका अर्ली डेवलपमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है पर्सनालिटी की, कि जहाँ पे जगह जगह हमारे ट्रस्ट टूटे हैं। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप से टूटे हों, उसके बाद टीचर्स, फ्रेंड्स, और फिर थोड़ा और बड़े हुए तो हम एक दूसरे को धोखा देते हुए, झूठ बोलते हुए आगे बढ़ते गए, और फिर हमारे अंदर ये बन गया कि भाई ये सोसाइटी में झूठ बोलना ठीक है, किसी को बेवकूफ़ बनाना ओके, और ये कि आप ज़रूरी नहीं कि हर एक पे ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं भी नहीं कर रहा तो आप भी नहीं करेंगे, वो सामने वाला भी नहीं करेगा, आप घुमा फिरा के बात करेंगे। और फिर बाहर के मुल्कों में मैं देखता हूँ कि लोगों में ट्रस्ट है, एंड दे आर वेरी अच्छा। उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है जब आपके पास ट्रस्ट होता है ना, और आपको पता है यार एक जगह जा रहे हैं, आप शायद थोड़े पैसे 2 पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, एंड देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ कि भाई कॉस्ट किस किस जगह की क्या क्या है, तो आप कहते हैं यार इजीली फैसला कर लिया, यहाँ से काम कराना है, क्या कितने जगह फिरोगे, कहाँ कहाँ पूछोगे, और आपको पता है कहाँ भी ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, और आपके रिपीटेडली एक्सपीरियंस होंगे तो आपको मजीद ट्रस्ट डेवलप होता चला जाएगा, और वो आसानी से काम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक काम ठीक होता है, 3 काम बिगाड़ के चले जाते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये भी पर्सनालिटी के इश्यूज ही हैं हमारे, जो हमें आगे प्रोडक्टिव नहीं बना रहे, हमें उस लेवल पे आगे ले जा नहीं रहे कि हम तरक्की करें। तो डॉक्टर साहब सॉरी, एक चीज़ मैं इसमें जानना चाहूँगा। कुछ हमारे यहाँ केसेस में देखता हूँ जो सोशल मीडिया पे मेरे सामने आते हैं, मैं अक्सर जब उनसे मिलता हूँ मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी एक मॉडरेट अप्रोच इख्तियार करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेन भी की है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा मूव अराउंड करते हैं सोसाइटी में, जो कि एट टाइम्स हमें रियलाइज़ होता है कि शायद ये ठीक नहीं है, बट इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है। लाइकवाइज मैं जैसे इंट्रोवर्ट हूँ, मैं भी अब ये चीज़ रियलाइज़ करता हूँ कि इतना ज़्यादा नहीं आपको कट ऑफ होना चाहिए, आपको थोड़ा सोशली एक्टिव होना चाहिए। बट ये चीज़ रियलाइज़ तो की, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। दोनों ही ठीक नहीं है, बट हमारे यहाँ क्योंकि असेसमेंट इस लेवल की है ही नहीं है, कभी किसी ने उनको शायद बताया नहीं। अगर कभी मैं पॉइंट आउट भी कर देता हूँ तो वो समझते ही है कि शायद उनके आप समझ लें कि उसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, इसको अच्छा नहीं समझा जा रहा। क्या ये असेसमेंट की जा सकती है? ये मैं चाहूँगा ज़रा इसको। बिल्कुल असेसमेंट की जा सकती है, बट डेफिनेटली जो पर्सन जो है वो चेंज होना चाहता है, और वो चाहता है कि मैं अपनी पर्सनालिटी में वो स्ट्रेंथ्स मेरी आगे आएँ, ऊपर आएँ, अपनी वीकनेसेस को कम करूँ, और एक कॉम्बिनेशन बनाऊँ डिफरेंट ट्रेड्स का, इस तरह से कि ये बेस्ट सूट करेगी मेरी पर्सनालिटी के लिए फॉर द टाइप ऑफ वर्क आई एम डूइंग, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप आई एम इन। ये रिलेशनशिप में बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि होगा ये ना कि आप जिस पार्टनर के साथ रह रहे हैं, आपकी शादी हुई है, तो वो उसकी अपनी पर्सनालिटी होगी, और कई दफ़ा पर्सनालिटी क्लैशेस होती हैं। अच्छा, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, वो समझते समझते ज़िंदगी गुजर जाती है लड़ाई झगड़ों में, कभी कभी डिवोर्स पे और सेपरेशन पे बात आ जाती है। तो अगर पर्सनालिटी असेसमेंट्स हों प्री मैरिटल, शादी से पहले अगर हो तो आइडियल, लेकिन उसके बाद भी अगर अर्ली स्टेज में एक जगह पे मियाँ बीवी आते हैं, तो उनकी ये स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं, क्या रोल्स थे, क्या बाउंड्रीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज दोनों के बीच में, उसमें उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ये देखते हुए एक काउंसलिंग की जा सकती है, जिसमें रिलेशनशिप को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। इंसान को लड़ झगड़ के रहने की ज़रूरत नहीं है, काम में प्रोडक्टिविटी बेहतर हो सकती है। एंड दूसरी, ये सारी ट्रेट्स
ये ज़रूर एक्सट्रीम है, अपोजिट हैं, लेकिन दे आर ऑन कॉन्टिन्यूम लाइन। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक एक्सट्रीम पे हो, एक्सट्रोवर्ट के शाइनेस के दूसरे एक्सट्रीम पे हो। यू कैन फाइन ट्यून इट एट समवेयर इन द मिडल और मे बी राइट। तो वो आपको फाइन ट्यूनिंग करनी है, ठीक है। लेकिन अब वो अलग अलग तरह है। So this is what I think needs to be done at all levels. स्पोर्ट्स के लेवल पे जब हम क्रिकेट देखते हैं हमारी टीम सही परफॉर्म नहीं कर रही है, उस लेवल पे, एकेडमिक लेवल्स पे बच्चों के लिए, रिलेशनशिप के लेवल्स पे, स्कूलिंग के लेवल्स पे, एंड सो ऑन, बहुत लेवल्स पे इसका फ़ायदा हो सकता है। और जर्नली आप एक स्ट्रेंजर से भी मिलते हैं, किसी जगह से मिलते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है तो लोग भी इम्प्रेस होते हैं, यार ये बंदा इखलाक का अच्छा है, सुनता है, फ्लेक्सिबल है, एब्स्ट्रैक्ट है, ग्रे है, ब्लैक एंड वाइट नहीं है। यू नो, ये थोड़ी कि उसने कहा या तो यही है या यही है, इसके दरमियान में कुछ नहीं है। और ये भी हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी का जनरल ये बाय एंड लार्ज प्रॉब्लम है कि हर शख्स के जिससे भी आप राय जानने की कोशिश करेंगे तो समझेगा मैं बिल्कुल सही हूँ, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। दूसरा ये बहुत ज़रूरी है, मैं रिक्सन में बीच में छोड़ दिया था मैंने, उसी पे बात हो रही थी कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ पे एक डेवलपमेंट जब बच्चे की हो रही होती है ना, तो 12 से 18 महीने, फिर 18 महीने से 3 साल, 3 से 5 साल, 5 से 12 साल, 12 से 18 साल, और 18 साल से 40, और 40 से 65, एंड देन 65 प्लस। ये तकरीबन 7 स्टेजेस हैं और हर स्टेज की अपनी इम्पोर्टेंस है। और जब हम उस इम्पोर्टेंस को नहीं समझते और उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं करते जो करनी चाहिए थी, तो हम बड़ा डैमेज करते हैं अपनी पर्सनालिटी को और अपनी लाइफ को। ठीक है। अब पहला जो स्टेज है वो ट्रस्ट का है, जो कि 18 महीने तकरीबन से 3 साल का है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑटोनॉमी का है। ऑटोनॉमी में ये होता है कि वो कहता है यार अब ये उसको टॉयलेट ट्रेंड होना है बच्चे को, अब उसके अंदर या तो डाउट्स आएंगे अगर वो सही से उसको नहीं कर सकेगा, या फिर उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। और ये कॉन्फिडेंस जब उस लेवल पे आएगा ना लगता तो बहुत माइनर चीज़ है, लेकिन वो आगे तक जाता है इसका कॉन्फिडेंस। ठीक है। इनिशिएटिव उसके बाद नेक्स्ट आता है। उसके बाद स्कूलिंग जब शुरू करता है ना बच्चा, तो कहते हैं कि जो 5 से 12 साल का जो टाइम है बच्चे के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। ठीक है। उसको ये देखना है कि मैं वो, उसको प्राउड फील करना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ एकेडमिकली मैं वो अचीव कर रहा हूँ, मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, स्कूल में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे बुली नहीं किया जा रहा, मैं इमोशनली सिक्योर हूँ, इंटेलेक्चुअली वो कवर कर रहा है चीज़ों को। और ये वो 5 से 12 साल का वो टाइम है जिसमें ये पिलर्स बनाने हैं बच्चों की, वरना हम आगे जाके फेल हो जाते हैं। ठीक है। कोई ये रहा होता है कि जो हम अभी बनाने हैं हम बाद में बना रहे होते हैं। जब 12 साल के बच्चे होते हैं, 12 से 18 साल के, दैट हैज़ टू डू विद आइडेंटिटी। ठीक है। उनका आइडेंटिटी का टाइम है, या कंफ्यूजन में चले जाएंगे कि वो उनकी फ्यूचर में आइडेंटिटी क्या होगी, उनके रोल्स क्या होंगे अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो वर्क के हवाले से हो, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो। वो आइडेंटिटी जो है ना वो बनती ही इस एरिया में, कैरेक्टर डेवलपमेंट बनती वो यहीं पे होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं ये देख रहा था कि जो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो तो टोटल प्राइवेट सेक्टर के पास है, और इट्स ऑल कनेक्टेड टू यू नो जो मॉनेटरी उसका जो बेनिफिट है उसके साथ वो देखते हैं। अभी एक बहस ये चल निकली थी, अब कुछ एक प्रेसिडेंट ऐसे उन्होंने सेट कर दी है पॉलिसी, क्योंकि उनके हाथ में उन्होंने ऐसी बना दी है कि वो एक सर्टन एज तक बच्चा है उसको लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे। अब वो कोशिश ये कर रहा है कि जितनी जल्दी आप स्कूल ले आए उतना उनका जो ज़ाहिर है उसमें मॉनेटरी बेनिफिट मैंने आपको कहा है कि है। तो अब अगर आप उसके बाद लेकर आते हैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कुछ पेरेंट्स ने कंप्लेन की है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो जिसकी जो मर्जी आता है वो कर सकता है। ये भी बड़ी ब्लेसिंग एक है कि हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है इधर। तो ये भी एक वो सेट हो गया है कि अगर जैसे मैं भी देख रहा था कि कुछ बच्चों के लिए डेवलपमेंट के लिए, अब ये पहले जब हम 3 साल की उम्र में उसको स्कूल की तरफ भेज देते थे, अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि जी तकरीबन 5-6 साल बच्चा ग्रो हो रहा है, नेचर से सीखेगा, अपने एटमॉस्फेयर से सीखेगा, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसको कि आप रटने पे लगा दें कि ये कल होमवर्क करके ले आना। वो स्ट्रेस में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ना तो कैरेक्टर डेवलप हो पा रहा है, ना उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हमारे यहाँ है। बट मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि पहले उसको नेचर के साथ लर्न करने दें, और फिर जब वो ग्रो करेगा तो फिर इवेंचुअली इन सारी चीज़ों को लर्न करेगा। प्रॉब्लम ये जैसा भी आइया ने भी पॉइंट आउट किया, अच्छे खासे शक्ल से पढ़े लिखे लोग जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बिल्कुल नहीं एहसास होता कि ये पढ़े लिखे हैं। बड़े बड़े हमारे ऐसे लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, स्क्रीन के ऊपर जब वो आते हैं बात करना शुरू करते हैं तो आई स्वेर लगता है कि उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ का इल्म नहीं है।
तो मेरे ख्याल में इसकी असेसमेंट ज़रूरी है। अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ तो जैसे मैंने कहा स्टार्ट में भी और बार बार ये बात दोहराता हूँ कि इसके लिए आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे आप बात कर सकते हैं, वो असेसमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत देर लग जाती है इसको असेस करने में कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि बच्चा अगर खामोश है, किसी से नहीं बात कर रहा, तो वो समझते हैं कि इसके साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। उनको ये नहीं पता होता कि शायद इंट्रोवर्ट है और इसको कैसे हम उस ब्रैकेट से बाहर लेकर आ सकते हैं। व्हाट डू यू से डॉक्टर साहब, इसको कैसे ठीक किया जाए? मैं तो बड़ी कोशिश करता कि हर जगह मैं साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करूं। जैसे अभी आपने क्रिकेट की बात की, मैंने ऑस्ट्रेलिया की टीम की जब मैं देख रहा था कि बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी आप समझ लें प्रोग्रेस हो रही थी, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने एक साइकियाट्रिस्ट को हायर किया जिन्होंने उनको ये बताया कि ये इंडिविजुअल स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक टीम स्पोर्ट्स है और अगर टीम वर्क होगा तभी आप कामयाब होगे एंड द रिजल्ट इज आपके सामने है। कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, बट अनफॉर्चुनेटली आप अपने टीम की अगर तरफ देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये इंडिविजुअली बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन जब टीम के साथ खेलते हैं तो जीरो परफॉर्मेंस आती है, एज यू कैन सी। डॉक्टर साहब ये मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो जाए, कितना इंपॉर्टेंट है असेसमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये तो शायद तीसरा सेशन है जिसमें हमने थोड़ी सी बात की, लेकिन स्पोर्ट्स के हवाले से भी देखा जाए तो उनकी एबिलिटी टू, जैसे हम बात कर रहे थे, एग्रीएबल हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ग्रुप में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, ग्रुप की अपनी स्ट्रेंथ होती है। जब आप सब मिल के अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए एक प्रॉपर आउटकम दें, और उसके अनलाइक अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे लगे रहेंगे, यार मुझे तो सिर्फ हाफ सेंचुरी मार के मेरा काम हो जाना है या सेंचुरी मारनी है, दिस इज ऑल इट्स अबाउट, आपने प्रॉपर टीम वर्क नहीं किया, टीम वर्क की प्लानिंग नहीं की और साथ में अपनी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे भी काम नहीं किया, क्योंकि आप पहले से अगर एंशियस हैं, कुछ फेलियर्स आपके आए हैं तो वो भी आपको डाउन कर देते हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म मीडिया से भी आ रहा है, आपके पिछले फेलियर्स हैं, आप अंडर प्रेशर आ रहे हैं कि मैं मुल्क में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, आगे प्लेन सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और सो ऑन। तो बड़े ही इसके बड़े डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसको कवर करना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती तो मैं तो इंडिविजुअल प्लेयर से अलग अलग इंटरव्यूज़ करता, उनकी वीकनेसेस देखता, उनकी स्ट्रेंथ देखता, उनकी पर्सनालिटी जज करता, उनके अंदर कितना पेशेंस है, कितनी इम्पल्सिविटी है। अब इससे भी फ़र्क पड़ता है, जिनके अंदर इम्पल्सिविटी वो मारेंगे छक्के, और जिनके पास पेशेंस है वो रोक के सोच के खेलेंगे। बिल्कुल, that's part of the personality assessment as well. Exactly, बिल्कुल ऐसा ही पर्सनालिटी से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। वेरी राइट कि हमारे यहाँ शायद उस लेवल की अभी तक असेसमेंट नहीं हुई है, जिसकी वजह से फेलियर आफ्टर फेलियर हमें नजर आ रहा है और आगे भी नजर आता रहेगा। अभी T20 है, अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा तो रिजल्ट जीरो ही नजर आ रहा है, कोई ज़्यादा कोई उम्मीदें लगाने की नहीं है। ब्रेक के लिए डॉक्टर साहब कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, गुफ्तगू जारी रखेंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी नफ्सियात के हवाले से, वो हर चीज़ पे गालिब नज़र आती है। अभी मैं कुछ देर पहले ब्रेक में गुफ्तगू कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट किया कि नफ्सियात क्या है हमारी। जब हम नफ्सियात में उनसे बरतरी हासिल नहीं कर सकते तो हमने एक अजीब अजीब तरीके हमने इख्तियार किए हैं। अभी मैं देखता हूँ, अभी मैं क्रिकेट की जैसे बात हो रही है, चलें इसी को थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। तो मैं देखता हूँ कि उसको करने के लिए उन्होंने अपनी जो शॉर्टकमिंग्स हैं उनको छुपाने के लिए एक नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो ज़ाहिर है कि नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट ज़्यादा हम करने पे बिलीव करते हैं कि एक बंदा हमने रख लिया, उसको हमने कैमरा देकर साथ कर दिया टीम के कि आप जाएं, वो कभी जी गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं, कभी उनके साथ तस्वीरें बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ऐसा जेस्चर दे रहे हैं कि हम आपके बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, बचपन से हम आपको जानते हैं। आई मीन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट ग्राउंड के अंदर होना चाहिए वो ज़ीरो ही रहेगा। वो आज अभी कुछ देर पहले बाद भी आपको पता चलेगा वो ज़ीरो ही रहेगा। तो रिज़ल्ट हम हासिल नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह यह है कि असेसमेंट नहीं हुई हुई, और अगर हम इसको असेस करेंगे तभी हम रिजल्ट हासिल कर सकेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए फिजिकल उनकी कैपेबिलिटीज पे मुझे कोई डाउट नहीं है हमारे प्लेयर्स की, दे कैन प्ले वेरी वेल, दे गुड बॉलर्स, दे बैट्समैन। द प्रॉब्लम इज नॉट फिजिकली वो फिट है कि नहीं है,
एंड हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है कि वी हैव नंबर ऑफ पीपल के सिलेक्शन हो सकती है, बिल्कुल सिलेक्शन बायस हो जाती है कभी कभी, दिस इज कंट्रोवर्शियल, लेकिन जब एक सिलेक्शन हो गई और हमारे जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि जो फिज़िकल नहीं लेकिन इमोशनल उनकी और जो है मेंटल थिंकिंग जो है वो कहाँ पे काम कर रही है, उनकी पर्सनालिटीज़ क्या हैं, किस तरह से वो जेल करके एक टीम को ये साथ मिलते हुए एक ऐसा काम करें कि वो हमें अच्छा रिजल्ट दें, उसके लिए टीम वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट और विदाउट टीम वर्क इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। और टीम वर्क के लिए आई थिंक ज़रूरी है एक तो टीम वर्क और दूसरा ये कि इनकी हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी। शायद ये भी अंडरस्टैंड करना उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि आपने किस नंबर पे उनको खिलाना है, वो मारने वाले प्लेयर हैं कि रोकने वाले प्लेयर हैं, और ये सब चीज़ें भी उनकी पर्सनालिटी की बेस पे डिसाइड हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है, आपने सही कहा कि यही चीज़ असेस करने की ज़रूरत है और जो कि नहीं हो रही। और किसी भी शोबे में देख लें, उससे हट के भी आप बात करें, मैं प्रोफेशनल और जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे भी जब मैं देखता हूँ तो ये चीज़ इसकी बड़ी मुझे शिद्दत से कमी नज़र आती है। और फिर उसको करने के लिए होता ये है कि जो मोटिवेशन के इंजेक्शन जो है ना वो दिए जा रहे हैं, बट किसी भी स्टेज पे मैंने नहीं देखा कि किसी सीरियस साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर असेस किया जाए कि जो हमारी टीम है इंडिविजुअली इनके अंदर कितनी इसकी कैपेसिटी है। वो मोटिवेशन का जब इंजेक्शन लगाया जाता है वो 1-2 दिन तक तो वो काम करता है, उसके बाद वो दोबारा से उसमें से हवा निकल जाती है। तो ये क्या मसला है डॉक्टर साहब? मैं तो बड़ा सीरियसली सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर काम किया जाए, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी साइकियाट्रिस्ट को भेजा जाए, असेस करें कि कितना इसकी कैपेसिटी है, जिसके अंदर आप मोटिवेशन का टीका लगा रहे हैं लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकल रहा, प्रोडक्टिविटी तो जीरो ही है। बात वही ना, आपको बुखार उतारना है, इन्फेक्शन ट्रीट नहीं हो रही तो बुखार तो उतर जाएगा टेम्पोरेरली, फ्यू आवर्स के बाद फिर बुखार आ जाता है। तो बात ये ना कि आप जब असेसमेंट कर रहे हैं टीम की तो ये नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन के टीके लगा के उनको मोटिवेट करके भेज दिया आगे। ठीक है, आपको ये देखना है कि क्या चीज़ें उनको अपनी चेंज करनी है। ठीक है, पर्सनालिटी के ब्लॉक्स जो हैं वो बिल्ट होते हैं ओवर अ पीरियड, पर्सनालिटी कैन बी चेंज्ड। जी अच्छा, उस पर काम किया जा सकता है। अगर कोई एक इम्पल्सिव है और उसकी वजह से शायद वो आउट हो रहा है जल्दी, तो उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा पीछे की तरफ ला सकते हैं, उनको ये वीकनेस बता सकते हैं कि ये आपकी वीकनेसेस हैं, आपको नेक्स्ट टाइम इस तरह काम करना है। बहुत सी स्ट्रेंथ्स भी हैं और स्ट्रेंथ्स के साथ दूसरे बच्चों को, दूसरे प्लेयर्स को ये बताना कि ये स्ट्रेंथ आप भी अपना सकते हैं, ये स्ट्रेंथ किस जगह यूटिलाइज हो सकती है, किस टाइम पे यूटिलाइज हो सकती है, क्या वीकनेसेस हैं जिनको कम करना है। और फिर टीम वर्क इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि उसमें जो है ना एक कम्युनिकेशन बनता है और वो कम्युनिकेशन इज़ लैकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। यही नहीं पता होता कि बॉल को कैच करने कौन जा रहा है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि नहीं पता होता है, ये भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। और ये मैं अक्सर कहता हूँ हर चीज़ प्रैक्टिस से डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें काम होती है, लेकिन वो हर जगह यही, हर फील्ड में यही है कि कौन क्या कैच कर रहा है उसको नहीं पता कि वो उसको क्या वो करना है। तो डिटर्मिन होना ज़रूरी है, पर्सनालिटी का एनालिसिस ज़रूरी है। अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी एडजस्टमेंट हो, बट हमारे यहाँ तो ऑल टुगेदर इसको जो है वो किया जाता है कि ठीक है जी सीख जाएगा, वक्त आएगा तो हो जाएगा। तो आप जिससे भी जो भी बात करते हैं हमको जवाब इसी तरह का मिलता है कि अगर वो कुछ गलत भी खा रहा है, अगर आप पॉइंट आउट कर दें कि आप गलत कंज्यूम कर रहे हैं, जी जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह को मंजूर होगा, इस तरह मामला चल रहे हैं। तो अगर इस तरह सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो फिर तो नतीजा सही है जो हमारे सामने ऐसा ही है। बिल्कुल वही होगा। हर एज की अपनी असेसमेंट्स हैं, एकेडमिक असेसमेंट्स अलग हैं, रिलेशनशिप अलग हैं, स्पोर्ट्स की अलग बात हो रही थी। लेकिन बात ये कि जैसे हम 18 to 40 देखते हैं, ये इंटीमेसी का ये है जिसमें इंटीमेसी बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। उसमें चाहता है इंसान कि उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, एक फैमिली बने। और इन्हीं 18 से 40 साल के अंदर ये चीज़ हो जाती है तो हो जाती है, वरना फिर वो आइसोलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, ही डिसाइड्स कि शादी नहीं करनी, छोड़ो। वंस ही विल रीच 40 द चांसेस आर दैट ही विल गो अगेंस्ट दैट डिसीजन। बिल्कुल ठीक है। फिर 40 to 65 जो है ना वो हमारी जनरेटिविटी का स्टेज शुरू होता है, और जनरेटिविटी के स्टेज में हमें चाहिए प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी भी ये कि जो आप अभी तक जो आपने एकेडमिकली पढ़ा है या काम किया है कैरियर वाइज से, रिलेशनशिप से, उसकी प्रोडक्टिविटी आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने क्या क्या अचीव किया है और मैं और से बेहतर क्या अचीव कर सकता हूँ।
और सिर्फ अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए, Right. कि फिर आप उस मेच्योर लेवल पे आ जाते हैं कि आप अपने से हट के कम्युनिटी का सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और यही आपकी, वरना फिर स्टैग्नेशन में चले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत लोग स्टैग्नेशन की तरफ चले जाते हैं कि उनको जनरेटिविटी नहीं हो रही होती, और वो उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, पैसों के लिए नहीं, लाइफ के लिए ज़रूरी है। इसलिए कि जब आप 65 के पहुँचते हैं, अगर आप पहुँच गए तो रिफ्लेक्शन का टाइम शुरू होता है। फिर आप आगे नहीं देखते, आप पीछे देखते हैं। यस। और जब आप पीछे देखते हैं ना, तो या तो आपको अपने अचीवमेंट्स नज़र आते हैं जिससे आप खुश होंगे कि मैंने अचीव किया था लाइफ में ये, जी। और आप रिग्रेट्स में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जब आप रिग्रेट्स में चले जाते हैं, दैट वेयर इट आपका डिप्रेशन हिट होता है। कई दफ़ा आपने सुना है कि रिटायरमेंट हुई और बंदा जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चला Isolation गया, में चले जाते हैं। बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी वजह यही है कि दैट्स द टाइम उनका पेस स्लो हो जाता है लाइफ का, उनके पास अब टाइम होता है सोचने के लिए। रिटायरमेंट हुई, फिर जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो सोचते रहते हैं यार मैं ये करता तो बेहतर था, वो करता तो बेहतर था, मैंने ये क्यों किया, मेरी गिल्ट, मेरे अपने आप को ब्लेम करते हैं बिल्कुल। और फिर इसी के साथ उनको रिमोर्स और वो रहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत फैसले किए थे, और डिप्रेशन कम्स एज पार्ट ऑफ दैट कॉग्निटिव नेगेटिविटी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, ये कैसे अपने आप को ये बात समझाई जाए कि ये जो कुछ भी मेरे पास है ये हमेशा के लिए नहीं है? अब मैं 2-4 केसेस स्टडी कर रहा था, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की, 2-4 नहीं, नंबर ऑफ केसेस में ऐसा था कि जिनके पास बड़ा फेम रहा, बड़ा नाम रहा, कोई जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो वहाँ से वो ओवरकम नहीं कर सके। इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं थी कि ये टाइम चला जाएगा तो फिर वो नहीं होगा। जैसे आज आप सबको, आपसे मिलते हैं, आपको हर जगह वेलकम किया जाता है, वो चीज़ तो परमानेंट नहीं थी। और जब वो गया तो वो उसको ओवरकम नहीं कर सके, और इवेंचुअली हुआ हॉलीवुड के केसेस हुआ, पाकिस्तान में नंबर ऑफ केसेस हैं, इवेंचुअली सुसाइड की तरफ आ गए। इसी तरह और भी अगर दीगर मैंने देखा, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जब वो डाउनफॉल आना शुरू हुआ तो फिर वहाँ से वो इस स्टेट पर नहीं आए कि ठीक है चलें, ये भी एक पार्ट है लाइफ का, कभी हाई होता है कभी लो होता है, और इवेंचुअली यही होता है कि फिर वो सुसाइड पे बात खत्म होती है। ऐसे केसेस के बारे में क्या कहते हैं? क्या इसके बारे में भी काम किया जा सकता है? मुश्किल क्वेश्चन है, बट यस। नहीं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बहुत सारे आंसर्स बहुत सारे हैं यस। और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। कि एक तो जो फेम की तरफ जा रहा होता है ना, वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहता, वो सिर्फ आगे ही, वो बहुत बिजी होता है उसको एंजॉय करने में। यस। ही इज़ एक्चुअली सेंटर ऑफ अटेंशन होता है जी। उसके पास टाइम नहीं होता, और उसने ये आगे नहीं सोचा होता कि दिस इज़ जो बॉल ऊपर जा रही है एक वक्त रुकेगी और फिर नीचे की तरफ आना शुरू होगी, पीक पे पहुंचता है, और जब वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है, दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। तो एक तो ये कि कई ऐसे लोग हैं पॉपुलर जिनका जो स्पैन ऑफ अर्निंग है वो शायद इतना लंबा नहीं होता। जैसे डॉक्टर हैं, वो तो शायद 75-80 के भी हों, अगर काम कर सकते हैं तो काम करते रहेंगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ पर एथलीट्स हैं फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ स्पैन ऑफ 5 years 10 years 7 years, कितना अर्सा करेंगे, उसके बाद दे नीड टू रिटायर, समवन एल्स विल कम, चाहे जितना ही मशहूर प्लेयर क्यों ना हो। सो एक फ्यूचर के हवाले से उतना नहीं सोचते कि भाई हम अभी जो कमा रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट इट इज़, अभी हमें आगे का क्या करना है, उसके लिए क्या सेव करना है, और फिर हमारी आगे की प्लानिंग क्या होगी, उस प्लानिंग को लेके नहीं चलते। अगेन इट्स अबाउट ग्रेजुअली आपको एक स्टेप रुक के सोचना ज़रूरी है, और किसी से गाइडेंस लेनी ज़रूरी है कि लाइफ पूरी गुजारनी है तो मैं एक प्लानिंग के साथ गुजारूं, वरना मैं बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाऊंगा और फिर उसका रिजल्ट सुसाइड भी हो सकता है। बिल्कुल। अब मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मैंने अपनी जो प्लानिंग की थी वो यही थी कि मैं पढ़ूंगा, डिग्रीज लूँगा, कैरियर में जाऊँगा, और फिर नाउ आई मूव टू कि चलो कुछ एजुकेशन पे आया हूँ, प्रोग्राम्स कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल ग्रेजुअली विदड्रॉ माई नंबर ऑफ डेज एंड आवर्स, क्योंकि मैं इस बात बिलीव ही नहीं करता कि रिटायरमेंट में मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं इस पर ज़रूर बिलीव करता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग आई नीड टू मेक श्योर देयर इज़ अ बैलेंस इन योर लाइफ। आप पूरी तरह से एक जगह पे अपने आप को नहीं कर सकते। अगर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ तो मेरी सुबह भी साइकाट्री, रात भी साइकाट्री, सोते हुए भी, जागते हुए भी, वीकेंड्स भी, तो दिस इज़ सो नेगेटिव। आपको ये ज़रूर देखना है कि आप अपने स्पोर्ट्स को भी करें, आप अपने दोस्तों को भी लेके चलें, आप अपने ट्रिप्स भी करें, घूमें, खाने पीने में जो आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको बैलेंस लेके चलें, ताकि बाद में आपको ये रिग्रेट्स ना हो कि यार मैंने यार एक ही तरफ में यही करता रहा, चलो मैं बहुत अच्छा किया, बहुत कमा लिया, बहुत नाम बना लिया, लेकिन हू केयर्स, अच्छे अच्छे बादशाह चले गए,
अभी कौन पूछता है उनको। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। वो डॉक्टर साहब डिस्कशन तो बड़ी हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है, बट टाइम जो है वो मेरे पास ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे नेक्स्ट टाइम जब हमारी डिस्कशन हो तो और इस तरह के मामला जो है इसके ऊपर गुफ्तगू करें। अगेन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया आज भी और शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात हुई कुछ इस सेगमेंट में ह्यूमन साइकी के हवाले से, पर्सनैलिटीज़ के हवाले से। इसको समझना ज़रूरी है, इन मामलों को समझिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह बहुत सारे और दीगर ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह प्रोग्राम में मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।